नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश की शान और देश को बदनाम करने की सियासत को लेकर है। बीजेपी ने ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए भाषणों को लगातार मुद्दा बनाया है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयानों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को भारत की अखंडता के लिए खतरा बता दिया है। किरण रिजिजू ने लंदन में राहुल के बयानों को एक ही प्रोडक्ट की रीलॉन्चिंग और मार्केटिंग की कोशिश भी करार दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी देश में कमजोर होते लोकतंत्र पर अपनी चिंता जता रहे हैं और कांग्रेस ये सवाल उठाती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने वाले बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गलत बयानी की है, उसी के हवाले से अब बीजेपी ने राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को देश की एकता के लिए खतरा बताने का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सही है? क्या देश की चुनावी राजनीति में शिकस्त की झूठी शिकायत करने की कोशिश में राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है? क्या भारत में पिछले 9 साल में लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हुआ है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत में सियासत का फर्क दिखाती ये 2 तस्वीरें हैं। एक में देश की जमीन पर विदेशी मेहमान हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी और रिश्तों की गर्माहट महसूस करता है, और दूसरी तस्वीर में भारत के उन्हीं शानदार रंगों को विदेश की धरती पर जाकर बदरंग बताने की कोशिश होती है। सोच के इस फर्क पर अब सियासत सुलग रही है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का तजुर्बा और कारण बताने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। वहां राहुल ने जो कुछ कहा, उसकी आग अब तक सुलग रही है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा से जुड़े कुछ वीडियो पोस्ट करके राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयानों वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट्स की थ्रेड बनाकर 3 बड़ी बातें लिखी हैं। पहली ये कि राहुल गांधी हमारी नहीं तो अपने समर्पित शुभचिंतक की ही सुन लें। दूसरी ये कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरा हो चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को देश तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। और तीसरी ये कि एक ही राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की भी हद होनी चाहिए। लंदन में लॉन्चिंग के बाद वही गैंग भारत में उनकी मार्केटिंग कर रहा है। ये तो ट्वीट है, इसमें क्या कमेंट करें। ये तो फैक्ट है कि कोई जिसको ये जिस धर्म के नाम पर ये अपनी राजनीति करते हैं बीजेपी, उसके अलावा किसी व्यक्ति को ना ये भारत का नागरिक समझते हैं, ना किसी भी रूप में महत्वपूर्ण समझते हैं। राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे से भी लौट आए, लेकिन वहां अलग अलग मंचों पर उनके बयानों का शोर अभी तक सुनाई पड़ रहा है। दरअसल किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का जो वीडियो पोस्ट किया है, उनमें एक वीडियो लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बातचीत का है, जहां 1961 से ब्रिटेन में रह रहे सुरेश गुप्ता नाम के एक बुजुर्ग पत्रकार ने नेहरू और इंदिरा गांधी से अपना परिचय बताते हुए राहुल गांधी को एक सलाह दी थी। Mrs. Gandhi, your grandmother, was like an elder sister to me. She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference. Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said." किरण रिजिजू ने उसी बयान का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी को नसीहत वाला ट्वीट किया था। हालांकि राहुल गांधी ने उस बुजुर्ग पत्रकार की नसीहत पर भी पलटवार किया था। Have you actually seen my Cambridge lecture? Sorry? Have you seen my Cambridge lecture? Yeah, good. I have heard about it. No. Have you seen it? No. Okay. Thank you. So that's interesting. Yeah. I mean, you haven't seen it. Yeah. But you got an opinion on it. I mean, that's See it. राहुल गांधी ने उस बुजुर्ग पत्रकार की सलाह को तो खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी अब उसे मुद्दा बना रही है। खासकर कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के दिए एक बयान को किरण रिजिजू ने दोबारा पोस्ट करके राहुल को देश की एकता के लिए खतरनाक करार दिया है। India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. Right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right?
He's from the Sikh religion. You come from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. वो ऐसा कैसे कर लेते हैं ये सोच कर कभी उनकी बुद्धि पर तरस आता है। राहुल गांधी के बयानों की निंदा कर रही बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के बीजिंग से लेकर सियोल दौरे तक दिए गए भाषणों और विदेशों में जाकर अपने देश, भारत की सरकार, भारत के नेताओं और भारत के सिस्टम को कोसने वाले बयानों का हवाला दे रही है। नतीजा ये है कि विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने की जो सियासी होड़ कभी शुरू हुई थी, वो अब बद से बदतर शक्ल में सामने आने लगी है। आज तक ब्यूरो। क्या राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आरएसएस के आप जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू का ये जो बयान है, क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ, देश को तोड़ने वाली बात वहां पर जाकर कही है। दोयम दर्जे का नागरिक है सिख, मुस्लिम और ईसाई। यह बयान क्या प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था? इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि एकता के लिए देश के राहुल गांधी बेहद खतरनाक हैं। देखिए चित्रा जी, अभी तक भाजपा ही सिर्फ राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट देश में बांट रहे थे और कोई भी आदमी बोलता था, तो अगर कोई नागरिक बोलता है, कोई पत्रकार बोलता है, तो राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट भाजपा बांटती थी कि ये राष्ट्रभक्त है और ये देशद्रोही है। अब राहुल जी के लिए भी ये लोग सर्टिफिकेट बांटने लगे। मुझे बताइए चित्रा जी, आज जो मंत्री ने राहुल गांधी जी के लिए बोला है, इनके सारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बेरोजगार है कि जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो मुख्य मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी ने जो कहा कि देश का जो ढांचा है उसमें न्याय तंत्र है, उसमें मीडिया है, उसमें हमारा अर्थतंत्र है, उसमें हमारी पार्लियामेंट है, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। जो भी आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ये लोग अटैक करने लग जाते हैं। क्या गलत बोला? मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं पे भारत का अपमान किया हो, क्योंकि भारत भाजपा नहीं और भाजपा भारत नहीं है। भाजपा ये समझे कि भाजपा का क्रिटिसाइज करना या उसकी सरकार जो देश की आवाज को बंद करने का प्रयास करती है, वो हम 3 काले कानून की बात करके, नोटबंदी की बात करें, हम चाइना की बात करें, हम कोरोना की बात करें, हर मुद्दे पे इनकी विफलता के ऊपर सवाल उठाना देश के खिलाफ सवाल उठाना नहीं है। और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देशभक्ति की हम बात करेंगे और हमारी विफलता से छूट जाएंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, सिख और ईसाई ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कब कहा था, वो बयान आपको सुनाऊं क्या? आप अगर नरेंद्र मोदी को कोट कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर यह बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों के खिलाफ वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, ये कब कहा था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, मुझे दिखा नहीं। तो आप बताइए ये कब कहा था नरेंद्र मोदी ने? चित्रा जी, मैं भी आपको, मुझे वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी डिबेट में आया हूं और ये अभी आपने टॉपिक अभी चेंज किया है, मैं भी दिखा दूंगा। पर मुख्य मुद्दा क्या है, जो राहुल जी ने जो बात कही, गुजरात की हम बात करें तब से लेके ऐसे कई बयान आए हैं। मैं बात आपको बयान करूंगा, कुत्ते के पिल्ले वाला बयान हो गुजरात में, या और भी कई बयान है जो प्रधानमंत्री जी ने दिए। ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है, आज हम लोग जो गौ रक्षक के नाम पे, जो अभी आपकी ही चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया 4 दिन पहले, और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और निर्दोषी के ऊपर लाठी उठाई जा रही है, ये हिंदू मुसलमान सर रोहन गुप्ता जी, आपकी ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाना ही चाहिए, सभी को उठाना चाहिए। सरकार अगर कहीं पर गलत करती है तो उस पर क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि आप में भी बहुत सारे लोगों को चुनकर संसद में इसीलिए जनता भेजती है। लेकिन हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जिसकी पॉपुलैरिटी इस देश में इतनी ज्यादा है, बार बार तमाम सर्वे आते हैं यही दिखाते हैं, अगर उनको लेकर बयान दिया जाएगा कि उन्होंने ईसाई को, मुस्लिमों को और सिख को दोयम दर्जे का नागरिक करार दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं राहुल गांधी ने क्या यह गलत बयानी की है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री ने ये कब बोला, तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि विदेशी धरती पर मोदी को कोट करते हुए यह बयान राहुल गांधी की ओर से क्यों दिया गया? मैं ये जानना चाहती हूं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अलग मुद्दे पे डिस्कशन था, अगर आप मुझे बोलते तो मैं ये भी इसका जवाब लेके रखता। पर ये सरकार की जो नीति रही है, जो राहुल जी ने बात की,
उसके पीछे की एक जो मंशा की बात है, सरकार की हम मंशा की बात कर रहे हैं कि पूरे देश कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है रोहन गुप्ता जी के पास, हम फौरन चलेंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास जाते हुए, प्रेम शुक्ला जी सीधे आपसे जवाब। दोयम दर्जे के नागरिक है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए। और राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक कैसे हो गए अगर वो देश से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर जाकर, तो वो एकता के लिए खतरा हो गए बीजेपी के लिए। चित्रा जी, बीजेपी के लिए तो खतरा ही नहीं, बीजेपी के लिए तो वो बोनस है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से बदनाम करने का उनका सुनियोजित प्रयास चल रहा है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जो संप्रभुता है उसको जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता मिलकर अगले साल भर में निकाल के दिखा दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को कब दोयम दर्जे का नागरिक कहा। साहब, दोयम दर्जे का नागरिक तो राजीव गांधी ने सिखों को बनाने का कुचक्र रचा था, जब 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार कर दिया गया और उनको न्याय नहीं दिया गया। उसके बावजूद कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना अटल जी ने, ना आडवाणी जी ने, ना मोदी जी ने कभी विदेश की धरती पर जाकर ये नहीं कहा कि किस देश में राजीव गांधी के कार्यकाल में दोयम दर्जे के नागरिक थे, जबकि 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद उनका नरसंहार करने वाले एचकेएल भगत को मंत्री बनाने का कुकर्म राजीव गांधी ने किया। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया। एचकेएल सज्जन कुमार को सांसद बनाया गया, जगदीश टाइटलर को जो है मंत्री बनाया गया। तो जो हत्यारे थे उनको मंत्री बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी विदेशी मंच पर यह नहीं कहा कि सिख भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और 1964 में जो दंगा हुआ जमशेदपुर से लेकर लगातार दंगे इस देश में हुए, मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में मुसलमानों के 110 लोगों को काट कर उनकी हत्या करके उनको गाड़ दिया गया था और उस पर जो है बैंगन की खेती की गई थी। ये कांग्रेस का कार्यकाल था, तब भी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में हर कोई जो है समान नागरिक है। हम तो समान नागरिक संहिता के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, सारे नागरिकों को एक जैसा ही जो है क्रिमिनल अधिकार भी हो, सिविल अधिकार भी हो। ये तो हमारा सामने से जो है आवाज उठाते हैं, इसलिए राहुल गांधी खतरनाक हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, हमारे लिए खतरनाक नहीं है वो, देश के लिए। जब G20 का यहाँ सम्मेलन चल रहा है, ऐसे समय में विदेश में जाकर ब्रिटेन की धरती पर यह कहना कि भारत में लोकतंत्र बच नहीं रहा है। यहाँ की मीडिया, मुझे चित्रा जी बताइए, पिछले 9 वर्षों में आपको पत्रकारिता करने से किसने रोक दिया? एक घटना मुझे बता दीजिए। आपके आसपास के जो आपके मित्र पत्रकार हो, किसको पत्रकारिता करने से रोक दिया गया? बीबीसी का हवाला दे रहे थे प्रेम शुक्ला जी। फैसले को सरकार ने पलट दिया? जरा मुझे बता दीजिए। दे रहे थे नहीं, बीजेपी का हाल तो बीजेपी लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रही है, तो बताइए, पूछ रहा हूं ना मैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, मैं वही उदाहरण तो पूछ रहा हूं। न्यायपालिका कमजोर हुई है क्या? ठीक है, तो नहीं कमजोर हुई है। कार्यपालिका कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। संसद कमजोर हुआ है क्या? तो नहीं कमजोर हुआ है। पत्रकारिता कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा अगर विदेश की धरती पर जाकर भारत विरोधी अभियान चलाएगा तो इससे भारत प्रबल होगा क्या? अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन रोहन गुप्ता जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए पहले। देखिए चित्रा जी, इन्होंने कहा कि क्या न्यायपालिका कमजोर हुई क्या? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम का विरोध ये पहली बार हुआ है। आज जो उनको बेरोजगार मंत्री जो राहुल जी के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने कॉलेजियम का विरोध किया। ये इससे बड़ा न्यायतंत्र पे खतरा क्या हो सकता है? आज जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये पहली सरकार होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार कर लीजिएगा, उसको विरोध किया। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? आप मीडिया की बात करें, चाइना के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है नंबर 2 जहां पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट के जो अरेस्ट की गई, हिरासत में लिया गया 1 साल में। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? और जो भी आदमी भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है, विपक्ष का, उसके ऊपर जो वो कोई भी पार्टी का हो, उसके ऊपर एक्शन होता है। इससे बड़ा क्या लोकतंत्र पे खतरा हो सकता है? जो चारों मुद्दे, मीडिया की बात करें, हम लोग अर्थतंत्र की बात करें, हम न्याय तंत्र की बात करें, हम लोकतंत्र की बात करें, ये चारों 4 पिलर के जो भी लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होते हैं उनको खतरे में डाल दिया जाए और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। और राहुल जी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी इसका सोल्यूशन हम भी ढूंढेंगे। पर दुनिया को यह जानना जरूरी है कि जब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया की शान है, अगर कोई सरकार उसको खतरे में डालती है तो ये दुनिया में ये मैसेज जाना जरूरी है। राहुल जी ने यही कहा। आप लोग क्यों सिलेक्टिवली बात करते हैं? और
खतरनाक तो आपके लिए है राहुल गांधी, देश के लिए नहीं है। आपको डर लगता है, आप एक बाजू कहते हैं कि राहुल गांधी से हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों वो बेरोजगार पत्रकार और मंत्री रोज आके उसके ऊपर प्रेस करने लग जाते हैं? क्यों आप एनालिसिस करते हैं? लेंस लेके मत कीजिए ना, क्यों आप बौखला क्यों रहे? आपको लगता है कि राहुल गांधी के बोलने से आपको फायदा होता है तो रिएक्शन करना बंद कीजिए। क्यों डिबेट में आते हैं, क्यों बौखलाते हैं, क्यों राहुल गांधी का विरोध करते हैं, क्यों लेंस लेके बैठते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में इन 3 मुद्दों पे राहुल गांधी ने कहा था, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और धर्म की बात हो, तीनों मुद्दे पे एक बार भी आपने चर्चा की है? मैं आपको केसीस के साथ डिबेट करने को तैयार हूं। अगर आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसमें मेरे साथ पॉइंट बाय ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी। अब उन्होंने पहला मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, एनजेएसी के संदर्भ में। एनजेएसी जो बिल था सर्वसम्मत से संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। कांग्रेस के सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया था। अगर एनजेएसी लागू करने की मांग अगर विधि मंत्री कर दें तो सुप्रीम कोर्ट खतरे में आ जाता है। कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं साहब। अब मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। एनजेएसी का समर्थन था कि नहीं था? कांग्रेस ने एनजेएसी के समर्थन में संसद में मतदान किया था कि नहीं किया था? तो एनजेएसी जो संसद में खड़े होकर आप जिस बिल के समर्थन में मतदान करते हो, अगर वही लागू करने की बात अगर विधि मंत्री कह दे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय खतरे में आ जाता है। अरे साहब, सर्वोच्च न्यायालय तब खतरे में आता था जब इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड जुडिशरी चाहिए, और कमिटेड जुडिशरी बनाने का आपने प्रयास किया। एसडीएम वर्सेस जबलपुर का केस जो है, एसडीएम जबलपुर का केस आज भी सबके ध्यान में है कि आपने जुडिशरी को कैसे कमिटेड जुडिशरी बनाने का प्रयास किया था। ये सब सबके सामने। अब बाकी पत्रकारिता में आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, अगर कोई जो है टैक्स चोरी कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार करना क्या नेता राजनीतिक दलों का अधिकार बना दिया? क्या विरोध में विपक्षी दल में इसलिए भ्रष्टाचार कीजिए? 420 और 840 बन जाइए। राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बताया गया है, खतरा बताया गया है। समाजवादी पार्टी की क्या है सोच इस पर? देखिए, बार बार लोकतंत्र की बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र तो मजबूत होना चाहिए? जब विपक्ष को बोलने की आजादी हो तो अच्छा मैसेज आता है ना पूरे वर्ल्ड में। देखिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र कितना मजबूत है कि विपक्ष के नेता भी अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, जैसे विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ एजेंसीज काम करना शुरू कर देती हैं। क्यों भाई? वो एजेंसीज सत्ता पक्ष के लोगों के साथ क्यों नहीं है? और ये आपने भी देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, उनको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी थी। तो मैं कहना चाहता हूं लोकतंत्र मजबूत तो तब होगा ना जब सरकार उसका विपक्ष का सम्मान करना शुरू कर देगी। सरकार को विपक्ष की आवाज का सम्मान करना चाहिए। और विपक्ष किसके लिए आवाज उठाता है? सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलने तो दो मुझे, एक सेकंड में आपके बारे में जानना चाहती हूं। रोज आप बोलते हैं टीवी पर सरकार के खिलाफ, कौन पीछे पड़ा हुआ है आपके? तो मैं बोलने तो दो मुझे। अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा। आप ये टोक के हमें भटका देते हैं, दिक्कत तो ये है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को बोलना, विपक्ष के नेताओं को काम करना, सरकार को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा काम करता है। विपक्ष का नेता अगर कोई अच्छा बोलता है, विपक्ष का नेता अगर सरकार को आईना दिखाता है तो सरकार को कहना चाहिए। यही होना चाहिए देश के अंदर में, क्योंकि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं, कबीरदास का एक दोहा मुझको याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, बुरा जो देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अरे कम से कम अपने बारे में भी झांक के देख लीजिए और सनातन धर्म को भी याद कर लीजिए। क्या है सनातन धर्म में? क्या कहते हैं? उदार चरितानाम तु वासुदेव कुटुंबकम। पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हम पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्वीकृति है और ब्रह्मांड को हम अपना मानते हैं। पूरा विश्व बनाकर रखा हुआ है अपने पास। अरे मैं बोल रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड हमारा है। अरे सुन तो लीजिए, पूरा ब्रह्मांड। राहुल गांधी के बयान पर सवाल आप देखिए, यही है ना कि बोलने नहीं देंगे। पूरा ब्रह्मांड हमारा है। सवाल आपसे पूरब का पूछा जाएगा, आप चले जाएंगे दक्षिण में, तो पूरा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड पर चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा पूछिए, अच्छा सवाल पूछिए। चलिए, आप वासुदेव कुटुंबकम को नहीं मानते क्या? पूरा संसार का हमारा है, हम नहीं मानते क्या इसको? हम नहीं मानते तो बता दीजिए कि हमारे नहीं है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं, हम पूरे विश्व में अपनी बात रखते हैं। हम कोई बात कहना है तो कह सकते हैं, तो हम उसके परवेश में बोल रहे हैं। मैं कोई सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि उसकी खूबसूरती है ये कि हमें एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए।
अगर कोई बात कहता है तो उसमें विचार होना चाहिए। अच्छा, विचार की ठीक बजाय है। हम उसको लेके ठीक है, अनुराग पीछे भदौरिया जी। किसी ठीक है। बात के पीछे पड़ जाना ठीक नहीं मुसलमान है। दोयम दर्जे का नागरिक है। जी। हिंदुस्तान के आप सवाल प्रधानमंत्री पूछिए। नरेंद्र मोदी की ओर से ये बयान कब दिया गया? सीधा सा सवाल है। रोहन जी को नहीं पता, आपको तो पता होगा, पीएम ने बोला होगा तो देखिए, कब दिया था? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना किस तरह का उन्होंने बयान दिया। लेकिन ये एक सच है कि राहुल कितने लोगों गांधी को फिर ऐसा टिकट क्यों दी, जरा बोल रहे हैं बताइए, विदेशी लोकसभा धरती में पर? या विधानसभा में? राहुल गांधी फिर नहीं, ऐसा मैं क्यों आपसे बोल पूछ रहे रहा हैं हूँ विदेशी धरती कितने पर? लोगों को टिकट मिली विधानसभा या लोकसभा में? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चित्रा जी भागिए मत। हाँ। भागिए मत। मैं सवाल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ टिकट कितने बांटी लोगों हूँ। को मैं सवाल लोकसभा या पूछेंगे हम विधानसभा में बीजेपी टिकट से। मिली? सवाल इसका पूछेंगे सवाल हम दीजिए ना। बीजेपी से। मेरा ये सवाल बीजेपी है, से सवाल दिलवाइए, नहीं, इसका मुसलमान या जवाब बाकी जो दिलवाइए। अल्पसंख्यक हैं वो अरे दोयम मैं दर्जे पूछ के रहा हूँ, नागरिक हैं, ये मैं- कब कहा प्रधानमंत्री ने? आप कह रहे हैं आपको नहीं पता और ना कभी आपने सुना, तो फिर तो मैं तो राहुल कहता गांधी हूं उन्होंने ने नहीं- गलत बयानी की क्या? मैंने नहीं- तो राहुल मैंने गांधी नहीं के बयान सुना। की निंदा कीजिए आप कि उन्होंने अब गलत सुनने को बयानी तो की। अब आप बोलने नहीं देंगे आप, तो क्या दिक्कत है? अरे मैं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए। मैं बोल रहा हूं ऐसा बयान हमने नहीं सुना। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या विधानसभा या लोकसभा में क्या माइनॉरिटी के लोगों को कितनी टिकटें दी गई? हाँ। ये भी तो बताए ना कम से ठीक कम है, प्रेम सरकार। शुक्ला जी इसका इसके जवाब बारे में देंगे, चर्चा लेकिन नहीं संगीत होगी। रागी जी कमाल ठीक की बात है। मैं इसके सवाल ले चर्चा- लूंगी। क्या नहीं, मैं ये तो सवाल अनुराग भदौरिया जी, लेकिन डेमोक्रेसी में तो जीत अब तो अल्पसंख्यक जहां पर क्रिश्चियन बहुल आबादी है। नागालैंड का रिजल्ट तो अभी आया है ना, 90% वहां पर क्रिश्चियन है, वहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीत रही है। 75% वाला मेघालय है, वहां पर भी उसने जीत हासिल की हो या ना की हो, 2 सीटों के साथ या 3 सीटों के साथ वो सरकार में शामिल हो गई। तो स्थितियां तो है ना इस तरीके की। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं चुना या दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं चुना? अगर अब बीजेपी इस तरह से अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करती है तो। लेकिन ये भी तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए विकल्प फिर तो कांग्रेस होनी चाहिए थी ना। सवाल ये भी तो है, सवाल ये भी सुन तो लीजिए। और सपा ने टिकट दिया, कितने सवाल लोग ये भी तो जीते? है कि देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। सवाल ये भी तो सुन तो लीजिए, संगीत सवाल रागी ये जी। भी तो है, देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा ठीक है। है। चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है कि किस तरह से लोग अपने घर में गुजिया बना रहे होंगे क्योंकि आपने गैस सिलेंडर महंगे कर दिए। सवाल इस बात का है कि महंगाई से कमर टूट गई है, बेरोजगारी से लोग हताशा परेशान है। हाँ। इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। इतनी तो चर्चा राहुल विदेश गांधी ने में- महंगाई राहुल गांधी बेरोजगारी ने की क्या चर्चा करते तो हैं? नहीं की जितनी ना चर्चा हो रही है, कैम्ब्रिज में, उतनी चर्चा या हमारे जो देश की समस्या इंडियन की भी तो हो जर्नलिस्ट। जाए। ठीक है सर, उतनी ठीक है चर्चा सर, हमारे देश की ठीक है, ये समस्याओं सवाल पर भी हो जाए। महत्वपूर्ण है जिस अनुराग पे चर्चा भदौरिया जी। नहीं होना चाहते, ठीक है, जिस पे ठीक चर्चा है भारतीय सर, जनता पार्टी नहीं करना चाहती। ठीक है, इस सवाल को इसलिए लेकर मैंने मैं आपसे जाऊंगी बोला। प्रेम शुक्ला जी के पास। लेकिन संगीत रागी जी, अब ये बात भी तो सच है ना, विरोधी नेता अगर बीजेपी के खिलाफ मुखर हो जाए तो एक एक करके जांच एजेंसियां लगा दो, तो उनकी आवाज को दबाने का काम क्या नहीं किया जाता है? अगर राहुल गांधी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत बोला उन्होंने? देखिए, इस देश का लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ है। इस देश के लोकतंत्र ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र ने गांधी परिवार को खत्म कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र ने पारिवारिक पार्टियों को खत्म कर दिया है। और जितनी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, जितने ये एंटाइटल्ड समझने वाले लोग हैं, जिनको लगता था कि हमारे बाप दादे प्रधानमंत्री हैं तो मैं भी प्रधानमंत्री का ही वारिस हूं, मैं भी प्रधानमंत्री, इनकी पूरी हैसियत भारतीय लोकतंत्र ने खत्म कर दी है। इसीलिए चिल्ला रहे हैं। आज ही हरिवंश जी का स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, बहुत गलत है। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब कहते हैं दोयम दर्जे के नागरिक, तो आप एक ढंग से अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों को और सिख लोगों को आप भारत के हिंदू समाज के खिलाफ भड़का रहे हैं। और जो वो कहते हैं, जो दुनिया में इसका नैरेटिव जाएगा, और एक ढंग से ये खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी मुस्लिम परस्त इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्रिश्चियनों को, क्रिश्चियन जो डोमिनेटेड कंट्री है, इसलिए भड़का रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तीसरी बात, एक और बात बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था भारत यात्रा के बाद कि हमें बहुत परिवर्तन, हमने राहुल गांधी को मार दिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का डीएनए ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राहुल गांधी जो कुछ उन्होंने बोला है भारत की विदेश नीति पर, एक 10वां क्लास का विद्यार्थी भी उससे बेहतर उज्जत देता। राहुल गांधी ने कल भारत के अंदर वो पप्पू थे, आज पूरी दुनिया के आगे वो उस भाषण को देखने के बाद, उस इंटरव्यू के बाद वो पप्पू की तरह हो जाएंगे। वो अपने मुंह पर कालिख पोत रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कालिख पोत रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से इस चीज को बोल रहा हूँ। मूर्खता, वो सुन लीजिए ना, वो प्रधानमंत्री को पीटेंगे, लाठी डंडे से मारेंगे,
ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारा, अरे क्या, जैसे आलू से सोना बनाने का डायलॉग बोले थे वैसे ही भारत की विदेश नीति पर बोले। सर, तो आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि को पप्पू तो नहीं बोलेंगे ना संगीत राज जी? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और किरण रिजिजू ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट भी किया है। प्रेम शुक्ला जी, भारत की विदेश नीति पर हम क्या बोले? हाँ, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं, आप उनको इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करके बोलेंगे संगीत जी? चित्रा जी, आ रही हूँ रोहन जी। सुनिए, प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं है क्या चित्रा जी? नहीं, प्रेम जी जरा मुझे बोल लेने दीजिए। प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं थे क्या? नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें डंडे से पीटे जाओगे, तू तड़ाक की भाषा। ऐसे मुद्दे पर मैंने यही कहा कि जो सोशल मीडिया में राहुल गांधी के आगे जो पप्पू चिपका हुआ था वो आज पूरी दुनिया में चिपक गया होगा। जिसने भी वो इंटरव्यू सुना होगा राहुल गांधी पर, वो कहा होगा ये कितने पैदल दर्जे का आईक्यू इस व्यक्ति का है। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, और जो सवाल भी पूछा जाता है वहां पर एक व्यक्ति की ओर से कि राहुल गांधी से सवाल तो जेन्युइन था ना, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर जाकर यह बताना कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ दबाया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जाता। सर, हम ही लोगों ने लंबा चौड़ा भाषण सुना राहुल गांधी का, उस समय कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि पीएम मोदी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं 80 मिनट 85 मिनट दोनों ही सदनों में, तो लगातार विपक्षी दलों की ओर से हंगामा किया जाता है। रोहन गुप्ता जी, और फिर आप बोलेंगे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। संगीत रागी की भाषा उनकी संस्कृति और उनके संस्कार का परिचय देती है। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। आपका व्यक्तिगत विचार विरोध हो सकता है। आप संघीय हैं, आपकी असलियत तो बाहर आएगी ना, जिसका इतिहासी गद्दारी का है, तो ज्यादा प्रधानमंत्री को बोले तू तड़ाक, आपकी नफरत की करने वाली भाषा इटली की भाषा थी, संस्कार थी। आपके दिल में डीएनए में नफरत है, वो तो बाहर आनी है, वो तो नफरत दिखनी है, आप कब तक छिपाएंगे? ये कोर्टी में नफरत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसी बात करे जिससे कि हमारी एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जग हंसाई होती हो कि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि सिर्फ वो एक परिवार का आदमी है। कहाँ पे हिट हो रहा है अध्यक्ष? राहुल गांधी के बारे में आप अपशब्द बोलते हैं, आपको कहाँ हिट कर रहा है? आपकी बौखलाहट दिखा रही है। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दों का जवाब दीजिए। बौखलाहट नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आती है। संगीत रागी जी, रोहन गुप्ता जी को बोलने दीजिए, वो स्काइप के ठीक है, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। संगीत जी प्लीज, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। चित्रा जी का शो करोड़ों लोग देखते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि आपको कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे चोट पहुंची है। देश की बात कीजिए ना, बीच में मत बोलिए ना। आपने कब बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की? यहाँ पे आके बीजेपी की कब मुद्दों की बात की? एक बार भी आपने बीजेपी का विरोध किया है? यहाँ पे आके अपने आपको विश्लेषक बताते हो, लिखो ना कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल विरोध किया है, जम्मू एंड कश्मीर पर बिल्कुल विरोध किया है। आपको यदि आपको जानकारी नहीं है तो मत आप बोलिए। ठीक है, मैंने बिल्कुल विरोध किया। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रोहन गुप्ता जी, एक सेकंड। रोहन गुप्ता जी, जब कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ये बोलेंगे कि कैम्ब्रिज में तो हम भाषण दे सकते हैं लेकिन इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते, कौन सी यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए थे राहुल गांधी जिससे उनको मना कर दिया गया? आप बताइए रोहन गुप्ता जी। जो हिंदुस्तान में कहा ऐसी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की वो यात्रा करते हैं, तमाम मीडिया चैनल उनके साथ जुड़ते हैं, जहां उनकी बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सब लाइव दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, फिर इस तरह की बातें वो जाकर बोलेंगे कैम्ब्रिज में कि इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में हम बोल नहीं सकते हैं। तो मैं जवाब दे दूं, मैं आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं भी जवाब दे दूं। चित्रा जी, जो एटमॉस्फेयर देश में खड़ा किया गया है कि जो भी आदमी, जैसे राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं, देश में बोले या देश के बाहर बोले, पहले जब भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अपने मुद्दे की तो उन्होंने झूठ फैलाना चालू किया कि ये है वो है, सब कुछ हकीकत आ गया। हम तो मुद्दों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो नफरत की बात करें, ये मुद्दे अगर आप लोकतंत्र को देश के खतरे में डालते हैं, ये देश का अपमान नहीं है, सरकार की हम लोग जो विचारधारा है उसके ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। जो भाजपा की नीति है, मुझे बताइए, मैं आपको 6 एग्जांपल दे रहा हूं। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, मैं चीन के मुद्दे पे बात कर रहा हूं, 3 काले कानून पे बात कर रहा हूं, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ। क्या इन मुद्दों पे हकीकत बात करना देश का अपमान हो गया? आप विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन कर देते हैं। 3 काले कानून के मामले में संसद में हमने विरोध किया, हमारे सांसदों को बाहर निकाला गया, पूरी रात ठंड में बैठ के उन्होंने विरोध किया। 3 काले कानून लादे गए देश की जनता के ऊपर, 1000 से ज्यादा किसान मरे, मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, फिर उनको लगा कि पंजाब में
चुनाव आए तो काले कानून वापस ले लिए। क्या हम ये होने देंगे? ये विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन हर बार होने देंगे? नोटबंदी कर दिया, देश की जनता का जो मध्यम वर्ग का पैसा खत्म कर दिया, ये हम होने देंगे? सर, नोटबंदी के बाद कितने चुनाव हो गए? हर चुनाव में आप लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद भी चुनावों के बाद बीजेपी की जीत होती है, तो ये सोचना पड़ेगा ना कि जनता को विपक्ष की बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं। जिस महंगाई और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन यूपी जैसा बड़ा राज्य, उत्तराखंड, देश के दूसरे राज्यों को उठाकर, गुजरात को उठाकर देख लीजिए, हर जगह इस मुद्दे को तो आपने उठाया ही और आपको किसी ने रोका भी नहीं। हम लोगों ने भी खूब रिपोर्टिंग की है सर, लेकिन लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? ये सवाल बड़ा है ना रोहन जी। मेरा सवाल ये है, देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को भाषण देने से रोक दिया गया? आपको पता है कि इस तरह की बातें जब कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल बोलेंगे तो हिंदुस्तान की क्या छवि बनेगी कि यहाँ पर बिल्कुल नाकेबंदी कर दी गई है, अब जुबान लोगों की बंद कर दी गई है। सर, रोज आकर कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता यहाँ पर अपनी बातें कहते हैं, हर रोज चैनल पर बैठते हैं और बीजेपी के बराबर ही मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कहेंगे हमें तो बोलने नहीं दिया जाता है। आप सवाल दोहरा रही है इमोशनली, तो मैं आपको इमोशनली जवाब दे दूं। आप बात करेंगे यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो रीजन है। यहाँ पे मुझे बताइए कि किस यूनिवर्सिटी की हिम्मत है कि राहुल गांधी जी को बुला दे और जहां पे राहुल गांधी सच बोले उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? भाई साहब, किस मुद्दे की, किस मीडिया की हिम्मत है? बीबीसी ने मुद्दा हिम्मत उठाई तो उसके ऊपर रेड हो गई, एनडीटीवी ने किया था उसके ऊपर रेड हो गई। तो मुद्दा यहाँ पे जो डर का माहौल, ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। देश में चीन के बाद देश मात्र ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा पत्रकारों की यहाँ पे उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उनको हिरासत में लिया गया। ये तो आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, प्रेस फ्रीडम के आंकड़े हैं, गरीबी के, ये सारे आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है चित्रा जी। और ये जो एक सरकार का मैसेज देने का काम है कि जो भी विरोध करे आज उसके ऊपर आप अटैक कर दो, अपने आप 10 लोग चुप हो जाएंगे। अभी कर्नाटक में इनके मंत्री के पुत्र के घर से 6 करोड़ 8 करोड़ पकड़े गए। कौन सी एजेंसी वहां पे गई आप बताइए मुझे? आज तक किसी को रास्ता नहीं मिला, किसी एजेंसी को, अभी भी रास्ता ढूंढ रही है। ये जब तक आपका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि आप लोकतंत्र में बिल्कुल, कर्नाटक वाले पर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन जल्दी से एक लाइन में रोहन गुप्ता जी। नहीं, एक लाइन में सर, मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी विदेश में जाकर जब इस तरह की बातें कहते हैं, मकसद क्या था उनका? क्या वो विदेशों से हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ढांचे को ठीक करने की मदद लेना चाहते हैं? रोहन गुप्ता जी। बिल्कुल। देखिए चित्रा जी, जो भारत जोड़ो यात्रा ने, आपने अभी कहा कि हम चुनाव क्यों जीते, उसका मैं एक जवाब छोटा सा दे दूं, कहीं ना कहीं जवाब से उसको मैं जोड़ दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा हमने 3 मुद्दों पे की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, और जो धार्मिक नफरत भाजपा फैला रही उस पर बात की। उसमें एक हिमाचल का आप शायद चुनाव भूल गई, जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती, शायद आपको ध्यान नहीं रहा होगा। वहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लोकल मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे हम चुनाव लड़े और जनता उसी के ऊपर वोट दे, और हिमाचल में हम सक्सेसफुल रहे। अगर हमने धार्मिक मुद्दे पे से चुनाव को हटा दिया तो भाजपा को असलियत मालूम चल जाएगी, क्योंकि जितनी भी उन्होंने गोल्ड पोस्ट सेट की थी कि 2022 तक मकसद क्या है? सर, मकसद क्या है रोहन गुप्ता जी? मेरा सवाल था कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए इस तरह के बयानों का मकसद क्या था, उस पर आप 2 लाइन बोल दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं चर्चा में। मकसद पे आ रहा हूं मैं। मकसद ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से एक आवाज बुलंद हुई, ये पूरे विश्व में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोकतंत्र देश का जो खतरे में है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी जब तक हमारे लोकतंत्र देश में मैसेज दे नहीं पा रहे आप लोग। आपको लग रहा है कि विदेश में मैसेज देना बहुत जरूरी है? पहले तो देश में इलेक्शन में आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राज्यों में, उस दरमियान भी कई राज्यों में चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, फिर क्या हुआ रोहन गुप्ता जी? हिंदुस्तान तो लोकतंत्र के आधार पर अगर चलेगा तो लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव होता है, चुनाव के जरिए नेता चुना जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, और उसके खिलाफ जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि क्या हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है? ठीक है, अभी जरा प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से चुप हैं, एक बार जल्दी से उनकी टू द पॉइंट बोलिएगा सर, टू द पॉइंट, फिर आप महंगाई बेरोजगारी इधर उधर मत जाइएगा प्लीज। टू द पॉइंट, मैं टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं। आपने मुझे एक सवाल पूछा कि मीडिया ऑडियंस में से किसी ने राहुल गांधी को सवाल पूछा। ऑडियंस में किसी ने राहुल गांधी जी को पूछा कि मेरे पिता आरएसएस में थे, आज उनको भी दुख हो रहा है कि देश का जो हाल है, हम भारतीय होने के नाते क्या करें? तो क्या वो भी देश विरोधी हो गए? अरे देश के बाहर भी करोड़ों भारतीय रहते हैं जिनको भारत की चिंता है, और वो एजेंडा पे कांग्रेस पार्टी के नेता बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है, क्योंकि देश के बाहर बैठ के भी भारत में उनका योगदान है। अरे तो चिंता है तो भारत में आकर काम करे, जनता की बीजा। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया प्रेम शुक्ला जी। देखिए, एक बयान जो बीजेपी को सूट करता है उसको तो आप लोग ट्वीट करके वायरल करने लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरा एक महिला का भी बयान है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आरएसएस में उनके पिता शामिल थे और आज उनके पिता को देश की हालत देखकर दुख होता है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करे, राहुल गांधी से वो सवाल पूछती हैं। तो इसका एक पहलू तो ये भी है ना प्रेम शुक्ला जी? जी देखिए, आपने पूरे 8 मिनट का समय आदरणीय रोहन गुप्ता जी को दिया। अब मुझे अपेक्षा है 1 आध मिनट मुझे भी रोहन गुप्ता जी अनइंटरप्टेड बोलने देंगे।
पहली बात आपने जो उनसे सवाल पूछा, ये सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इन्होंने स्वीकार लिया। संसद के किस सदन में किस कांग्रेस के सदस्य की माइक बंद की गई, कृपा करके बता दे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। किस यूनिवर्सिटी में उनके कार्यक्रम को रोका गया, इसका कोई जवाब नहीं है। कहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। तो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, लंदन में सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिद्ध हो गया। इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी भी कांग्रेसी के मन में भी नहीं है कि राहुल गांधी वो सीरियल लायर हैं, वो सिलसिलेवार झूठ बोलने वाले व्यक्तित्व हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी कांग्रेसी के मन में भी शेष नहीं है। दूसरी बात, बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दे दिया, किस मुसलमान को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी बता दे कितने क्रिश्चियंस को टिकट दिया सपा ने, किसने बुद्धिस्ट को टिकट दिया सपा ने, कितने पारसियों को टिकट दिया सपा ने, कितने जैनों को टिकट दिया सपा ने। जरा सपा ही लिस्ट निकाल के, जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, कितने ईसाइयों, कितने बौद्धों, कितने पारसियों, कितने सिखों को टिकट दिया। जरा समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया अपने समाजवादी पार्टी के जन्म काल से लेकर अभी तक की सूची कृपा करके पेश कर दें तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो जो चुनाव जीतने योग्य होता है उस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं। इसीलिए नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ईसाई जनता भी पूरा विश्वास करती है, मेघालय की जनता विश्वास करती है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। इसलिए गोवा में ईसाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के अनुकूल काम करते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने आपको लेकर सवाल पूछे, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको मैदान में उतारा जाता है और बीजेपी सफलता हासिल करती है। मुझे इनके शब्दों पे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, कितने बौद्धों को टिकट दिए बता दीजिए, हमको अबस बदनाम करें। कितने बौद्धों को, कितने पारसियों को, आपको सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करते हैं। आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जनता ने आपको सत्ता में चुना है, उसी जनता ने हमें विपक्ष में चुना है। जनता वही है जिसको आपने, जो जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है, उसी जनता ने मुझे विपक्ष में बैठाया है। तो आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता का सम्मान करेंगे तो इसका मतलब विपक्ष का सम्मान हो जाएगा। विपक्ष की बातों को कम से कम ध्यान से सुनिए। और विपक्ष भी जनता के भले की बात करता है, वो भी जनता के लिए काम कर रहा है, वो भी इसी हिंदुस्तान की जनता के लिए काम कर रहा है। हम तो हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं, आप भी हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा क्यों करते हैं आप भाई? हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, विपक्ष हिंदुस्तान की जनता की बात उठाता है, फिर आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? फिर आप मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? मैं आपकी बात सुना ध्यान से, मैं बोलने लगा तो आप चिल्लाने लगे। मैं कह रहा हूं सत्ता में किसने चुना आपको? जनता ने बैठाया ना। विपक्ष में मुझे किसने बैठाया? जनता ने बैठाया ना। इस हिंदुस्तान की जनता ने बैठाया। तो हम हिंदुस्तान की जनता की जब आवाज बनते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? हम हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं ना, जिस जनता ने आपको भी सत्ता में बैठाया है। तो आप तकलीफ में क्यों आ जाते हैं? फिर आप दबाने की आवाज कोशिश क्यों करते हैं? आप सम्मान कीजिए ना। आप कहिए बिल्कुल सही कहता है विपक्ष इसी हिंदुस्तान की आवाज उठा रहा है, इसलिए जो विपक्ष कह रहा है उसकी बात सुनिए। जल्दी से एक आंकड़ा हम दिखाते हैं। संगीत रागी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे, जरा वो आंकड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को जो हिंदुस्तान के लिए यकीनन चिंता का सबब बनी हुई है। क्या हम दिखा सकते हैं? आप देखिए भारत पर जो विदेशी आंकड़े सामने आए हैं 2014 के और 2022 के, चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स को आप उठाकर देख लें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को और धार्मिक आजादी को लेकर अगर इस तरह के जो सवाल लगातार किए जा रहे हैं, खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से भी, और विदेशी आंकड़े जो सामने आए हैं, ये आंकड़े तो चिंता का सबब है ना संगीत रागी जी? तो इसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना संगीत जी? देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर ने ऐसे ही कहा था आंकड़ों को लेकर के। मैंने पूछा था आप कहां से आंकड़े निकालते हैं और कहां से इंडेक्स तैयार करते हैं? बोलते हैं जो अखबारों में हेडलाइंस होते हैं। मैंने कौन कौन से? तो उन्होंने कुछ जो अखबारों का जिक्र किया उसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें एक एजेंडा के तहत होता है। अब रही बात राहुल गांधी वहां जाकर के क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश उनका नहीं सुनता है। इसलिए वहां पर जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के मुखालफत करने वाली ताकतें हैं,
वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो है वो कहते हैं कि मोदी के खिलाफ लिखने वाला मुझे ऐसा अखबार नवीस चाहिए, ऐसा पत्रकार चाहिए। उनके ऑडियंस को ये एड्रेस करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं इसके पीछे भी कारण बता रहा हूं, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसा में वेस्टर्न इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा उठा गए, ताकि टर्की जैसा पहले से जो भारत से चिढ़ा हुआ देश है वो भारत में G20 में कुछ ऐसा उटपटांग बोले। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सब माफी के साथ तमाम आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताने का किरण रिजिजू का बयान सही है? आपके जो जवाब मिले हैं 53% लोगों का जवाब हाँ में है, 47% लोगों का जवाब नहीं में है। विदेशी धरती पर राहुल के बोल का मामला इतनी जल्दी हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म होता हुआ नहीं लगता है। इस पर अब सियासत कैसे बढ़ेगी आगे, रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।